वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का एक बार फिर से केमिस्ट्री की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम सभी लोग अभी पिछले कुछ वीडियो से लगातार जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है क्वांटम संख्या। ये परमाणु संरचना का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम सभी लोगों ने पिछले वीडियोज़ में देखा था कि क्वांटम संख्याएँ क्या हैं, क्वांटम संख्याएँ कितने प्रकार की होती हैं, क्वांटम संख्याएँ कौन कौन सी होती हैं और मुख्य क्वांटम संख्या और दिगंशी क्वांटम संख्या को हम दो वीडियो में फुल डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम क्वांटम संख्याएं जो बची हुई हैं उनको फिनिश करेंगे और साथ ही साथ इस पर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए हम आज बात करते हैं तीसरी क्वांटम संख्या की, जिसका नाम होता है चुंबकीय क्वांटम संख्या या जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ध्यान से समझना। सबसे पहले तो इसकी मैं एक छोटी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ। उस डेफिनेशन को लिखने के लिए मैं आपको वही पुराने उदाहरण से जाता हूँ। जैसे किसी भी व्यक्ति का पता बताने के लिए हमें पहले उसका कंट्री का नाम पता होना चाहिए, उसके प्रदेश का नाम पता होना चाहिए, उसके ज़िले का नाम पता होना चाहिए, तब जा कर के यदि हमें उस ज़िले में उस गांव का नाम वगैरह पता चल जाए या उस मोहल्ले का नाम पता चल जाए तो हम उस व्यक्ति का कह देते हैं कि ये एक व्यक्ति का एड्रेस है, किसी पर्सन का एड्रेस है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का जो पता होता है उसमें हमें ज़रूरत थी कक्षा की या जिसको हम बोलते हैं कोश की। कोश के बाद उससे छोटा था उपकोश या उपकक्षा। उपकक्षा के बाद फिर बात आती है कक्षक की, जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। और उसके बाद कक्षकों में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक कक्षक में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने देखा कि कोश को जिस क्वांटम संख्या से दर्शाते हैं उसका नाम है मुख्य क्वांटम संख्या, स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। उपकोश को जिस क्वांटम संख्या से दर्शाते हैं उसे L से प्रदर्शित करते हैं, नाम होता है दिगंशी क्वांटम संख्या। इसके मान होते हैं 0 से लेकर n-1 तक। पढ़ चुके हो आप। अब हम बात करेंगे कक्षकों की। तो इसकी परिभाषा अगर हम बनाएं तो एक सिंपल सी परिभाषा हम लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा देखना है यहाँ पे कि हम सभी लोग अभी 11th को ध्यान में रखकर डेफिनेशंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको डिटेल लेवल पर ले नहीं जा रहा हूँ। आपने देखा होगा 2 क्वांटम संख्याएं आप पढ़ चुके हो। मैं पूरी डिटेल के साथ क्वांटम संख्याएं पढ़ाता हूँ या कोई भी टॉपिक होगा डिटेल के साथ पढ़ाने की मैं पूरी कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 11th के हिसाब से हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो हमारी डेफिनेशन हो जाएगी कि वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के कक्षकों को प्रदर्शित करती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या कहलाती है। चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहलाती है। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान L के मान पर निर्भर करता है। L का मान मतलब दिगंशी क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर करता है। L के किसी मान के लिए, L के किसी मान के लिए m बराबर प्लस L से माइनस L तक होता है।
ठीक है, कुछ किताबों में -l से +l दिया रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। +l से -l हो या -l से +l हो, दोनों जगहों पर चीज़ें मान्य हैं। हम +l से -l को लेकर के आगे के कंटेंट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसे m बराबर +l से -l इसका मान होता है। उदाहरण के लिए देखा जाए, उदाहरण में यदि l बराबर 0 तो m बराबर +0 से -0, इसको हम क्या लिख सकते हैं, m बराबर क्या होगा, सिंपल 0 होगा। l बराबर 0 का मतलब क्या होता है, s उपकोष। m बराबर 0 है मतलब इसकी एक वैल्यू है, 1 वैल्यू हो, वो वैल्यू 0 है। इसका मतलब इसमें जो कक्षक होंगे या जो ऑर्बिटल होंगे वो कितने होंगे, 1 होगा। s उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, तो आप बोलोगे 1 होते हैं। यदि l बराबर 1 होगा तो m बराबर क्या हो जाएगा, +1 से -1 तक। आप बताओ, +1 से -1 तक क्या होता है, +1 होता है, 0 होता है, -1 होता है। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टोटल वैल्यू है वो क्या है, 3 वैल्यू हैं, 3 वैल्यू हैं। इसका मतलब है l बराबर 1 का मतलब तो आपने सीखा हुआ है पिछले वीडियो में, क्या होता है, p उपकोष। p उपकोष में कितने कक्षक होंगे, तो आप बोलोगे p उपकोष में हमारे 3 कक्षक होंगे। कितने कक्षक होंगे, 3 कक्षक होंगे। अब यहीं पे देखो, यदि l बराबर 2 हो तो m बराबर क्या होगा, +2 से -2, वैल्यू रखो, +2 +1 0 -1 -2। आप खुद से देखो कुल कितनी वैल्यू आपको दिखाई दे रही हैं, टोटल वैल्यू कितनी है, 5 वैल्यूज़ हैं। कितनी हैं, 5 वैल्यूज़ हैं। इसका मतलब l बराबर 2 का मतलब होता है d उपकोष में कितने कक्षक होंगे, तो आप बोलोगे 5 कक्षक होंगे, 5 ऑर्बिटल होंगे, ठीक है। इसी तरह से यदि l बराबर 3 हो तो m बराबर क्या होगा, +3 +2 +1 0 -1 -2 एंड -3, यही होगा ना, +3 से -3 तक। इसको देखो आप, इसमें देखोगे आप टोटल वैल्यू कितनी आ रही है, 7 वैल्यूज़ आ रही हैं। इसका मतलब f उपकोष जो होता है, f उपकोष जो होता है उसमें कितने कक्षक होते हैं, तो आप बोलोगे इसमें 7 कक्षक होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, s उपकोष में 1 कक्षक होता है, p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, d उपकोष में 5 कक्षक होते हैं और f उपकोष में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि वह क्वांटम संख्या जो इलेक्ट्रॉन के कक्षकों के बारे में जानकारी देती है या कक्षकों को प्रदर्शित करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्वांटम संख्या या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बोलते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मान है वो l के मान पर निर्भर करता है। अगर l का कोई मान हमें दिया है तो m बराबर +l से -l होगा, 0 इंक्लूड करते हुए 0 को समाहित करना है। और इस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि किस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं। s उपकोष में 1 कक्षक, p उपकोष में 3 कक्षक, d उपकोष में 5 कक्षक और f उपकोष में 7 कक्षक होते हैं। ये इस बात से पता लग जाता है, ठीक है। यहीं पर अब हमें इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को देखना चाहिए। मैं इसको हटा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर जो मेन चीज़ है, जब आप किताब पढ़ोगे तो आप देखोगे कि इसकी परिभाषा एक और तरीके से दी होती है, ठीक है। अब उसकी परिभाषा किस तरीके से दी होती है उसको आप देखो। उसमें लिखा होता है कि चुंबकीय क्वांटम संख्या हमें इलेक्ट्रॉन के स्पेस ओरिएंटेशन
इसको अभिविन्यास कहते हैं, अभिविन्यास, ठीक है। स्पेस ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रॉन के आकाशीय अभिविन्यास, आकाशीय अभिविन्यास जिसको हम बोलते हैं स्पेस ओरिएंटेशन के बारे में जानकारी देती है, जानकारी देती है, ठीक है। इसी को परिभाषा के तौर पर बना के क्या लिख देंगे, वह क्वांटम संख्या जो हमें इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास या स्पेस ओरिएंटेशन की जानकारी देती है उसे हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। स्पेस ओरिएंटेशन क्या होता है अभी सिखा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज़ और आपसे पूछता है कि जो चलिए इसी को मैं प्लस बता दूं। देखो आकाशीय विन्यास क्या होता है इसको आप ऐसा समझो, जैसे ये हमारे पास नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, नाभिक पर धनावेश है। इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा नाभिक के चारों ओर तो एक विद्युत क्षेत्र बनेगा जिसके चारों ओर एक ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। सीधा सीधा सा मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर घूमता है तो वह एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है जिसके वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जब घूमेगा तो एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, उस चुंबकीय क्षेत्र की एक दिशा होगी, मतलब इस इलेक्ट्रॉन की वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। और आपको पता है कि पृथ्वी का भी चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों ओर घूमने की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है और पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के अन्योन्य क्रिया करते हैं। कहें तो दो तरह के वेक्टर होते हैं जिनका परिणामी वेक्टर एक नया बनता है। उस परिणामी वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आकाशीय अभिविन्यास है, जिसको हम बोलते हैं स्पेस ओरिएंटेशन। और स्पेस ओरिएंटेशन को हम जिस क्वांटम संख्या से प्रदर्शित करते हैं वो होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। ये स्पेस ओरिएंटेशन कुछ नई चीज़ नहीं है, ये कक्षक हैं, इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। दो, जैसे हमने कह दिया कि हमारे पास L बराबर 1 है, तो इसका मतलब हमारे पास उपकोष कौन सा है, P उपकोष। अब आपको ये तो पता चल गया कि L बराबर अगर 1 है तो M बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे +1 0 -1। इसका मतलब ये होगा कि 3 कक्षक होंगे, ठीक है। एक कक्षक होगा जिसके लिए m का मान +1 है, दूसरा कक्षक होगा जिसके लिए m बराबर 0 है, और तीसरा कक्षक होगा उसका लिए m बराबर क्या है, -1 है। तो इसका मतलब कि p उपकोष में हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, p उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इनमें से 2 इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अलग दिशा में होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का अलग दिशा में होगा और 2 इलेक्ट्रॉन का अलग दिशा में होगा। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमेगा, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमेगा तो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र की वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि जहाँ विद्युत होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र ऑटोमेटिकली उत्पन्न होता है, आपको पता भी होगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर घूमता है तो उससे एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी वजह से उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो जाता है। और इसका चुंबकीय क्षेत्र, इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये जब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से क्रॉस करता है या अन्योन्य क्रिया करता है तो एक रिजल्टेंट के तौर पर, एक परिणामी के तौर पर एक चुंबकीय क्षेत्र नया प्राप्त होता है, जिसको हम बोलते हैं कि इसे बोला जाता है, उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बोला जाता है कि ये स्पेस ओरिएंटेशन है, आकाशीय अभिविन्यास है। और वो आकाशीय अभिविन्यास कुछ नया नहीं है, वो हमें बताता है कि कक्षक कितने होंगे,
कक्षक कौन कौन से होंगे और कैसे होंगे वो मैं आपको अभी भी बता चुका हूँ। क्लियर हो गया आपको? तो आपने देखा कि वे क्वांटम संख्याएं जो हमें आकाशीय विन्यास के बारे में जानकारी देती हैं उन्हें हम चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक फैक्ट और जानने की बात है, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वह ज़ीमान प्रभाव की व्याख्या करने के लिए सर्च हुई। ज़ीमान प्रभाव पढ़ चुके हो, देखो आपको मैं परमाणु संरचना में पढ़ा चुका हूँ। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए 1 जुलाई से मैं परमाणु संरचना का फर्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, वो क्रम से देखें। 1 जुलाई से आप लोगों का फ्रेश टॉपिक आने वाला है। ठीक है, आप परमाणु संरचना में पढ़ भी चुके होंगे। तो ज़ीमान प्रभाव की व्याख्या करने के लिए, ज़ीमान प्रभाव की व्याख्या करने के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या ज्ञात की गई। ठीक है, ज्ञात की गई। बाकी डिटेल आपको मैं लिखा चुका हूँ। सारी चीज़ें मिलाकर के चुंबकीय क्वांटम संख्या की पूरी परिभाषा समझ में आ जाती है आप लोगों को। कर लोगे ना इसे? तो आपने क्या देखा कि कोश के बारे में बताता है n मुख्य क्वांटम संख्या, उपकोश के बारे में बताता है दिगंशी क्वांटम संख्या l, और कक्षकों के बारे में कौन बताएगा? m बताएगा। और m का मान कितना होता है? +L से -L तक। ठीक है, तो आप बताओ किसी कक्षक तक पहुंचने के लिए, किसी कक्षक की पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कितनी क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है? तो आप बोलोगे 3 क्वांटम संख्याओं की। ध्यान रखना, 3 क्वांटम संख्या हमें कहाँ तक पहुँचा देती हैं? कक्षक तक। मगर हर कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, हर कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन तक पहुँचना चाहते हैं तो अभी हमें 1 क्वांटम संख्या की और ज़रूरत होती है, और उस क्वांटम संख्या का नाम होता है चक्रण क्वांटम संख्या। मतलब अब जो हमारी 4th है उसको हम क्या बोलेंगे? चक्रण क्वांटम संख्या, जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमारी 4थी क्वांटम संख्या है। तो आपसे पूछा जाता है कि कक्षक को निरूपित करने के लिए, कक्षक को व्यक्त करने के लिए कितनी क्वांटम संख्याओं की ज़रूरत होती है? तो आंसर है 3। और अगर पूछें इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा को ज्ञात करने के लिए कितनी क्वांटम संख्याओं की ज़रूरत होती है? तो आंसर है 4। कौन कौन सी? मुख्य क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथी अब हम पढ़ने वाले हैं चक्रण क्वांटम संख्या। तो देखो चक्रण क्वांटम संख्या ये बहुत सरल संख्या है, ये तो सबसे सिंपल यही है। देखो इसकी परिभाषा को हम कैसे लिखेंगे? आपको देखो, आपको पता है कि जैसे पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर घूमती है, जानते हो आप सभी लोग। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और साथ ही साथ वो अपनी धुरी पर भी घूमती है। पढ़ा है? पृथ्वी जो है ये सूर्य है, मान लो ये हमारी पृथ्वी घूम रही है, तो ये जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर तो घूम ही रही है, साथ ही साथ वो अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है। पता है आपको? अपनी धुरी पर घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। पता होगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो अब आप देखो, ये जो पृथ्वी है, ध्यान से समझना, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है उसी तरह से इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नाभिक के चारों ओर तो घूम रहा है, साथ ही साथ वो अपनी धुरी पर भी घूमता है, या तो घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में, 2 तरह से घूम सकता है। मतलब हम अपनी भाषा क्या लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। और अपनी धुरी पर घूमते हैं, आप बताओ, इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है वो भी घूमेगा तो एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूमते हैं, जिससे एक नए प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और ये चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो 2 तरह से पॉसिबल है। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी अलग तरह की, अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी अपोजिट टाइप की। तो इस तरह से 2 प्रकार के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर घूमता है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को समझाने के लिए, बताने के लिए जिस क्वांटम संख्या की आवश्यकता होती है उसको हम बोलते हैं
चक्रण क्वांटम संख्या। इसको s से प्रदर्शित करते हैं, कुछ लोग ms से प्रदर्शित करते हैं। एक ही चीज़ है, या तो इसको s से प्रदर्शित करो या फिर इसको ms से प्रदर्शित करो। इसके दो मान होते हैं, +1/2। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब क्लॉकवाइज दिशा में गति कर रहा है, क्लॉकवाइज को हम ऊपर की तरफ एरो दिखाते हैं, अगर ऊपर की तरफ एरो है तो इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज। इसके लिए s का मान कितना होगा, +1/2। और अगर s का मान -1/2 है तो इसका मतलब हम एरो को नीचे की तरफ दिखाएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, -1/2। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि ये क्लॉकवाइज है, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज मान सकते हो, नीचे वाले को क्लॉकवाइज मान सकते हो, ये आपके ऊपर है। बट मैं जो यूज़ करूँगा उसमें आपको सीधा सीधा ऐसे करूँगा। देखो, जैसे हमने आपसे बोला, मैं एक पूरा क्वेश्चन ले रहा हूँ, ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हमने आपसे बोला हीलियम है, ठीक है, हीलियम है। आप कहोगे इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2। हमने कहा इसका विन्यास लिखो, आपने इसका विन्यास लिखा 1s2। देखो ये विन्यास आपने 10th लेवल पर सीखा होगा, ठीक है, अबाउट रूल में, मैं आगे सिखा दूंगा आपको। तो अबाउट रूल में 1s2 मैंने इसका विन्यास लिखा, इसका मतलब इसमें एक कक्षा है। कक्षा कितनी है, 1। और कक्षा को जो बताता है उसको क्या बोलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या का मान कितना हो गया, 1। अब 1 के आगे क्या लिखा है, s क्या है, उपकक्षा, और उपकक्षा को जो बताता है उसको क्या बोलते हैं, दिगंशी क्वांटम संख्या। L का मान S के लिए कितना होता है, 0। तो N हो गया 1, L हो गया 0। अब L बराबर अगर 0 है तो M बराबर क्या होगा, +0 से -0, दैट इज 0। अब M बराबर 0 है, इसका मतलब इसमें एक कक्षक है और एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये जो क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन है इसके लिए अगर S देखा जाए तो +1/2 है, और ये जो एंटी क्लॉकवाइज वाला इलेक्ट्रॉन है इसके लिए S बराबर कितना हो जाएगा, -1/2। तो आप बताओ, अगर N का मान 1, L का मान 0, M का मान 0 और S का मान +1/2 हो या -1/2 हो, तो हम वो पता लगा सकते हैं कि ये पहला इलेक्ट्रॉन है या दूसरा इलेक्ट्रॉन है। मतलब अगर हम बोलें कि N बराबर 1, L बराबर 0, M बराबर 0 और S बराबर +1/2 है, तो आप बताओ कौन सा इलेक्ट्रॉन है ये। तो आप बोलोगे 1s2 का पहला इलेक्ट्रॉन, पहले इलेक्ट्रॉन ऊपर वाला होता है फिर नीचे वाला होता है, ठीक है। तो आप बोलोगे 1s2 में जो पहला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ये डिटेल दी हुई है। अगर हम कह दें n बराबर 1, L बराबर 0, M बराबर 0 और S बराबर -1/2, ये जो चीज़ है ये क्या है, तो आप बोलोगे ये भी इलेक्ट्रॉन को ही दर्शा रही है, मगर 1s2 का ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो नीचे की तरफ है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की जानकारी अगर हमें करना है तो n भी पता होना चाहिए, L भी पता होना चाहिए, M भी पता होना चाहिए, S भी पता होना चाहिए। इसका मतलब चारों क्वांटम संख्याएं मिलकर जो जानकारी देती हैं वो होती है इलेक्ट्रॉन की जानकारी। और आपने परिभाषा में शुरुआत में ही पढ़ा था कि वे क्वांटम संख्याएं जो हमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा की जानकारी देती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्याएं। और क्वांटम संख्याओं में अभी जो हमने बात करी वो थी चक्रण क्वांटम संख्या। अगर आप बोलो इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, तो आप क्या लिखोगे, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूमता है। अपनी धुरी पर घूमने की वजह से एक नए प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसकी दिशा इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा पर निर्भर करती है। क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परस्पर विपरीत होती है। और इन दिशाओं को हम जिस क्वांटम संख्या से दर्शाते हैं उसे हम बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। इसे S से प्रदर्शित करते हैं या MS से प्रदर्शित करते हैं। इसका वैल्यू +1/2 और -1/2 होता है। सामान्य तौर पर +1/2 क्लॉकवाइज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जनरली एरो को हम ऊपर की तरफ दिखाते हैं क्लॉकवाइज में, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए S का मान -1/2 होता है। जनरली चित्र में हम नीचे की तरफ एरो को दिखाते हैं। तो इस तरह से हमारी चक्रण क्वांटम संख्या हो जाती है। यहीं पर एक चीज़ और सीखनी चाहिए कि जिस तरह से हमने आपको दिगंशी क्वांटम संख्या पढ़ाई थी, तब हमने आपको बताया था कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे निकालते हैं, h कट या h/2π √LL+1 होता है। तो आपने सीखा क्या था, जो मैं लिख रहा हूँ, आपने सीखा था कि जो कक्षक ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, कक्षक कोणीय संवेग, कक्षक कोणीय संवेग, कक्षक कोणीय संवेग के लिए सूत्र क्या पढ़ा था आपने, h/2π √LL+1 पढ़ा था। इसी तरह से जो जो चक्रण क्वांटम संख्या है, इससे एक नए तरह का कोणीय संवेग निकलता है। इसको हम बोलते हैं चक्रण कोणीय संवेग।
चक्रण कोणीय संवेग निकालने के लिए पेपर में आता है, उसके लिए सिंपल सा सूत्र है h/2 √s(s+1). इसके क्वेश्चन वगैरह कैसे आते हैं वो मैं कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल एक नोट बना करके लिख लीजिएगा कि चक्रण कोणीय संवेग को हम इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ और भी ध्यान रखें कि ये जो इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, इससे चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है। किसी भी पदार्थ में चुंबकीय गुण उत्पन्न होता है और वो चुंबकीय गुण के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होती है, चुंबकीय गुण कैसा होगा। देखो चुंबकीय गुण आप लोगों ने देखा होगा कि लोहा है, चुंबक है, अगर इन दोनों को नज़दीक लाओगे तो वो चिपक जाता है, सुना होगा आपने, इस तरह का चुंबकीय गुण तो देखा होगा। बट आप लोगों को बहुत सारे चुंबकीय गुण पढ़ने हैं। देखो मैं नाम लिखता हूँ, एक का नाम है अनुचुंबकीय पदार्थ, उसके बाद आपको सीखना है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। अभी 11th क्लास में यही दो हम सिखाएंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ। मगर इसके अलावा होते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ, उसके बाद होते हैं प्रतिलौह चुंबकीय पदार्थ, और एक होता है फेरी मैग्नेटिक पदार्थ। ठीक है, इस तरह से हमें कुल 5 प्रकार के चुंबकीय गुणों का स्टडी करना है। 12th क्लास में ये पांचों पढ़ाएंगे हम आपको सॉलिड स्टेट में। बट अभी के लिए अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय 2 तरह के पदार्थ होते हैं। यदि हम किसी तत्व का या किसी पदार्थ को एनालिसिस करते हैं और उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, आप कहोगे ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अभी सिखाएंगे हम आपको। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं तो वो पदार्थ कैसा होता है, प्रतिचुंबकीय। और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो पदार्थ कैसा होता है, अनुचुंबकीय। अभी अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय को आप ऐसा समझ लो कि हमारे पास ये चुंबक है और हमने इस चुंबक के ऊपर एक प्लेट में या कटोरी में कुछ पदार्थ रख दिया, ठीक है। अब अगर ये पदार्थ चुंबक उसको प्रतिकर्षित करे तो ये कहेगा चलो दूर हटो यहाँ से, और ये वाला कहेगा नहीं चलो दूर हटो यहाँ से। तो ऐसे पदार्थ में जो पदार्थ पहले पूरा फैला हुआ था अब वो ऐसा नोकदार बन जाएगा। नोकदार का मतलब है इस चुंबक ने इसको इधर प्रतिकर्षित कर दिया, इस चुंबक ने इसे इधर प्रतिकर्षित कर दिया। तो हमने क्या बोला कि ये जो पदार्थ है ये चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित हो रहा है, इसलिए ये पदार्थ कैसा हो गया, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। मतलब वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होता है उस पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और यदि आकर्षित हो रहा होता तो सोचो चित्र कैसा बनता। ये चुंबक है, इस चुंबक में प्लेट है और पहले ऐसा पदार्थ पूरा भरा हुआ है। अब आकर्षित होता तो कुछ पदार्थ हो जाता इस चुंबक के ऊपर इकट्ठा और कुछ पदार्थ हो जाता इस चुंबक के ऊपर इकट्ठा, और बीच में क्या हो जाता, गैप आ जाता, गड्ढा सा हो जाता। तो आप देखो अगर ऐसा गड्ढा सा बन गया तो इसका मतलब चुंबक ने पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, तभी तो बीच में गड्ढा बन गया। तो इस तरह की अगर सिचुएशन आती है तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में हल्के आकर्षित हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ। अनुचुंबकीय पदार्थ। अब अनुचुंबकीय पदार्थ के बाद बाकी जो पदार्थ हैं, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय, ये सब चीज़ें हम आपको डिटेल में सिखाएंगे। अभी केवल आपको जानकारी के लिए था, मैं ये टॉपिक पर अलग से वीडियो बनाऊंगा कि ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर हल्के आकर्षित हो जाएं उन्हें बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। और अनुचुंबकीय पदार्थ में जनरली ऐसा देखा जाता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स अयुग्मित नहीं रहते हैं, अकेले नहीं रहते हैं, जोड़े में रहते हैं, ठीक है। और ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिकर्षित हो जाएं उसको हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। प्रतिचुंबकीय पदार्थ जो होते हैं उनमें देखा जाता है कि जो सॉरी मैं गलत बोल दिया, अनुचुंबकीय पदार्थ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, मतलब अकेले अकेले इलेक्ट्रॉन होते हैं, जोड़े में नहीं होते हैं। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र में जिसमें पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर प्रतिकर्षित हो रहे हैं वो पदार्थ कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। और उनकी एनालिसिस करने पर देखा जाता है कि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मतलब युग्मित होते हैं, मतलब जोड़े के रूप में। जोड़े के रूप में होंगे तो प्रतिचुंबकीय और अकेले अकेले होंगे तो अनुचुंबकीय टाइप के होंगे।
प्रतिकर्षित होगा तो प्रतिचुंबकीय और आकर्षित होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनुचुंबकीय। तो इस तरह से चुंबकीय गुण की गणना करने में, चुंबकीय गुण को निकालने में हमें इस इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय क्षेत्र की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं चक्रण क्वांटम संख्या के माध्यम से हम पदार्थों के चुंबकीय गुण का अध्ययन कर पाते हैं। तो हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूमता है। अपनी धुरी पर घूमने की वजह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और इस चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो इलेक्ट्रॉन के घूमने की दिशा पर निर्भर करती है। दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज घूमते हुए इलेक्ट्रॉन और एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय क्षेत्र परस्पर विपरीत होता है। और इन चुंबकीय क्षेत्रों को दर्शाने के लिए हम जिस क्वांटम संख्या का उपयोग करते हैं उसको हम बोलते हैं चक्रण क्वांटम संख्या। एस या एम एस से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका मान +1/2 या -1/2 होता है। +1/2 क्लॉकवाइज के लिए होता है और -1/2 एंटी क्लॉकवाइज के लिए होता है। और इसकी सहायता से हम चक्रण कोणीय संवेग निकाल सकते हैं इस सूत्र से। और इस इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय गुण के माध्यम से हम पदार्थों के चुंबकीय गुणों का अध्ययन कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बताया था कि चुंबकीय गुणों के आधार पर हम पदार्थों को 5 प्रकार से बांट सकते हैं। पांचों प्रकार में से हमने आपको 2 प्रकार डिस्कस किए। एक एक लाइन में चाहो तो परिभाषा लिख सकते हो, वरना छोड़ दीजिएगा, मैं आपको डिटेल में आगे टॉपिक में कवर करूंगा तो ये चीज़ें समझ में आएंगी। कई लोगों को अयुग्मित नहीं आ रहा होगा, युग्मित नहीं आ रहा होगा, सब चीज़ें आएंगी। फिलहाल आप इतना पढ़ लीजिए। तो आपने देखा कि चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या होती है और आपने सीखा कि चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है। तो आप लोगों ने इन 3 वीडियो में क्रम से क्वांटम संख्या क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है और हर एक क्वांटम संख्या को फुल डिटेल के साथ पढ़ाने की हमने कोशिश करी है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हमें करने हैं इसके सवाल। तो बेहतर होगा कि इन सवालों को अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करें, जिससे आपको सवाल बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। उम्मीद है आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, कमेंट जल्दी कर दीजिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।